मुझे याद है जब मैं अपने फाइनल ईयर के एंड में अपनी MBBS लाइफ का फर्स्ट ग्रांड टेस्ट दे रहा था, ऐसे ही जस्ट मेरी यूनिवर्सिटी की एग्जाम खत्म हुई थी एंड नीट पीजी के लिए मैरो को एक्सप्लोर कर रहा था। उसी टाइम जनवरी में मेरे सीनियर बैच की नीट पीजी की रियल एग्जाम थी। सो मैरो में नेशनल मॉक टेस्ट जो आता है एग्जाम के पहले, वो वाला टेस्ट लाइव था, तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं। लोग यूजुअली पूरी की पूरी इंटर्नशिप खत्म होने तक, इवन एग्जाम पास आने तक भी एक भी जीटी देते नहीं है, इतना ज्यादा डरते हैं वो लोग ग्रांड टेस्ट देने से। जबकि मुझे लिटरली कुछ भी प्रिपरेशन किए बिना भी ग्रांड टेस्ट देने का एक्साइटेशन हो गया था। वो मेरा फर्स्ट ग्रांड टेस्ट था एंड उस टाइम पे पेपर 300 MCQ का आता था। मैं देने तो बैठ गया, बट एज एक्सपेक्टेड पहला क्वेश्चन देख के दिमाग घूमने लगा। कुछ भी आता नहीं था। लिटरली 4-5 साल बाद मैं ऐसे कोई ग्रांड टेस्ट दे रहा था एंड वो भी MBBS के ह्यूज 19 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वाला। 10 क्वेश्चन करते करते तो भैया पसीना छूटने लगा। पहले 15 क्वेश्चन करने में मुझे 35 मिनट्स लग गए। पता चल गया था कि भैया ये ग्रांड टेस्ट तो हम पूरा का पूरा तो कंप्लीट करने से रहे, लेकिन फिर भी जस्ट खत्म करने के लिए खत्म कर देते हैं ऐसा सोच के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके टिक करने लगा MCQs को। बट फिर भी 100 क्वेश्चन करते करते भैया इतना ज्यादा मेरे दिमाग का दही हो गया, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया मुझे। इतने टाइम तक फुल फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठने की आदत ही नहीं थी पहले तो बॉडी एंड माइंड को। सो बॉडी में भी जैसे एक चूल मची हुई थी, मेरे से रहा ही नहीं गया एंड मैं ग्रांड टेस्ट को एग्जिट करके तुरंत बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए चला गया एंड तब जाके वो सफोकेटिंग एक्सपीरियंस से थोड़ी सी राहत मिली। उसके जस्ट 15 दिन के बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही थी एंड तब मैंने अगेन एक ग्रांड टेस्ट दिया। फाइनल ईयर के सब्जेक्ट थोड़े बहुत पढ़े हुए थे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता था, बट बाकी ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में मुझे लिटरली कुछ भी पता नहीं था। दुनिया भर का मटेरियल पढ़ना एंड वो मटेरियल में से आए हुए MCQs को सॉल्व करके ग्रांड टेस्ट में टॉप करना, दोनों में भैया जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर्चुनेटली ये जो दूसरा ग्रांड टेस्ट था उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ, नॉट इन टर्म्स ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट माय पेपर अटेंडिंग कैपेसिटी। इस बार मैं जस्ट अपने आप को बस 3 घंटे के लिए एक जगह पे बिठा पाया एंड पूरा का पूरा पेपर अटेंड करने का ट्राई किया। 250 क्वेश्चन में अटेंड कर पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, जस्ट उसमें भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोई किया, बट फिर भी 250 क्वेश्चन अटेंड किए एंड 50 क्वेश्चन तो फिर भी छूट ही गए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये मेरा फर्स्ट ग्रांड टेस्ट था जो मैंने फुल बैठ के पूरा का पूरा अटेंड करने का ट्राई किया था एंड उसमें मेरा रैंक आया भैया 12,000 फ्रॉम अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स हु गिव दैट टेस्ट। थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरा गोल तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 का था एंड अभी हम भैया टॉप 100 या 1000 तो छोड़ो, टॉप 10,000 में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी एंड उसके बाद प्रिपरेशन के साथ साथ हर मंथ मैं मैरो में से जीटीस देता गया एंड धीरे धीरे हर महीने इंप्रूव होते होते मेरा रैंक 12,000 से 10,000, 7,000, 5,000, 3,000, 1,500, 1,500 एंड लास्ट के 2 मंथ्स में वो 200 तक आ गया था। एंड आप मानोगे नहीं, वो फर्स्ट ग्रांड टेस्ट इसमें मेरा 12,000 रैंक था, वहां से लेके लास्ट के ग्रांड टेस्ट तक जितने भी ग्रांड टेस्ट दिए मैंने, हर बार मेरे रैंक में 20 से 30% का इंप्रूवमेंट ही होता था। उसके बाद मैंने सारी नेशनल एंट्रेंसेस को भी टॉप रैंक के साथ क्रैक किया एंड वो सारे टॉप रैंक्स में पढ़ाई के जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज का रहा था तो वो था भैया ग्रांड टेस्ट का। आई नो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ग्रांड टेस्ट नहीं दिया होगा, जो लोग दे रहे हैं उनकी भी कॉमन कंप्लेंट रहती है कि सर हमारा रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये मेरे खुद के रियल एग्जाम्पल से मैं बस एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि भैया ऐसे रैंक्स इंप्रूव होते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हर ग्रांड टेस्ट में रैंक्स इंप्रूव होते हैं एंड एक एवरेज स्टूडेंट जस्ट 1 साल में नेशनल टॉप रैंक्स तक पहुंच सकता है, बट भैया ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल से आपको भी अपने आप में एक बिलीफ आएगा एंड आप भी थोड़ी सी अच्छे से स्मार्ट वर्क करोगे तो आपके रैंक्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके ग्रांड टेस्ट के रैंक्स को ग्रेजुअली बट स्टेडीली इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब मेरी ये स्टोरी देख के आपको इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि भैया आपको ग्रांड टेस्ट क्यों देने चाहिए। मुझे आज भी ये बताते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रांड टेस्ट होता है रियल एग्जाम का पेपर। यस, वो रियल एग्जाम के पहले एक भी ग्रांड टेस्ट उन्होंने अपनी लाइफ में दिया ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं ग्रांड टेस्ट देने से। वो डरते हैं कि सर अगर हमारा रिजल्ट कम आ गया तो मुझे तो डिप्रेशन आ जाएगा, उससे तो मेरी और डिमोटिवेशन हो जाएगी और उसके बाद तो मैं और पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो भैया एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे लाइफ में, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। मैं तो कहता हूँ भैया आने दो कम मार्क्स, उसके बाद डिप्रेशन भी आना है तो आने दो, क्योंकि अभी एग्जाम के 1 साल पहले अपना कम रैंक देख के जो टेंशन आएगा ना, वो फार बेटर है कंपेयर टू एग्जाम देने के बाद उस दिन रिजल्ट के साथ जो डिप्रेशन आएगा उसके। जीटी देने ही होते हैं भैया कम मार्क्स के लिए, ताकि हमें अपने वीक टॉपिक्स पता चले, हम उसको नेक्स्ट मंथ अच्छे से पढ़ पाए एंड उसकी वजह से नेक्स्ट जीटी में हमारा इंप्रूवमेंट हो एंड ऐसे धीरे धीरे करके रैंक इंप्रूव होते होते हम एग्जाम में भी अच्छा रैंक ले आए। अब आप पूछोगे कि सर हमें हमारा फर्स्ट ग्रांड टेस्ट कब देना चाहिए, तो भैया अब्बास अली सर का मुझे एक सेंटेंस आज भी याद है कि द बेस्ट टाइम टू गिव ग्रांड टेस्ट वाज यस्टरडे। यस, आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है एंड अभी तक आपने एक भी ग्रांड टेस्ट नहीं दिया है
तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। बेस्ट टाइम होता है भैया प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही एक बेस लाइन ग्रांड टेस्ट दे दो, जैसे मैंने किया था। फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी जस्ट खत्म हुई थी एंड इंटर्नशिप के स्टार्ट से मैं मैरो में से थोड़ी सी सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर ही रहा था एंड उसी टाइम मैंने अपना फर्स्ट ग्रांड टेस्ट मैरो में से दे दिया था। लिटरली मैंने एक भी सब्जेक्ट नीट पीजी के पर्सपेक्टिव से एज सच मतलब मैरो में से नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत फाइनल ईयर में सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, एमसीक्यू बुक्स एंड वो सारी चीजें, बट मैरो में से जो मेरा मेन प्लेटफॉर्म था प्रिपरेशन का उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने उसमें से एक ग्रांड टेस्ट बेस लाइन दे दिया था एंड उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसा आपके साथ भी होगा भैया, अपना फर्स्ट ग्रांड टेस्ट आप जस्ट बैठ के कंप्लीट भी कर पाओगे ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उससे डरना या घबराना नहीं है, उसको नॉर्मल टेस्ट की तरह ही अप्रोच करना है। सबके साथ ऐसा होता है, बट इंप्रूवमेंट की अगर इच्छा रखोगे तो धीरे धीरे रैंक भी इंप्रूव होगा एंड ग्रांड टेस्ट देने का एक्साइटेशन भी बढ़ता जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है चाहे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो या 19 सब्जेक्ट पढ़ा हो, ग्रांड टेस्ट आपको देना ही देना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब आप पूछोगे कि सर ग्रांड टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, तो भैया देखो आपकी एग्जाम ऑनलाइन है एंड सो आपको ग्रांड टेस्ट भी ऑनलाइन ही देने हैं एंड सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्री ग्रांड टेस्ट मिल जाएंगे। मैं पर्सनली मैरो के ग्रांड टेस्ट देना ज्यादा प्रीफर करता था क्योंकि ग्रांड टेस्ट देने का रियल फील मुझे उसके जैसा और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता था। बिल्कुल नीट पीजी के जैसा ही रियल पेपर वाला इंटरफेस रहता है एंड हर एक क्वेश्चन को वो लोग मेटिकुलसली डिजाइन करके बनाते हैं, जिससे एक जीटी में मेरे 300 क्वेश्चंस नहीं बट 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते थे, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उस टाइम पे तो मैं उनके बैक एंड वर्क को जस्ट एज्यूम करता था, बट बाद में जब जीपीएन में मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया तब मैं मैरो में इंटरव्यू देने के लिए गया था एंड वहाँ पे 1 महीना मैंने काम भी किया था। तब मैंने वहाँ पे देखा कि सिर्फ एक 3 घंटे का ग्रांड टेस्ट बनाने के लिए वो लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। सिर्फ 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम उसके पीछे लगी होती है। बाकी करने के लिए तो उनके पास पूरी क्यू बैंक रेडी है, वहाँ से रैंडमली 300 क्वेश्चन उठा के ग्रांड टेस्ट बना देंगे जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उसमें फिर रट्टेबाजी वाले स्टूडेंट्स रैंक ले आएंगे जिससे सही लेवल की रैंक एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाती है। हाँ, थोड़े बहुत टफ जरूर होते हैं उनके ग्रांड टेस्ट, मुझे भी बहुत ज्यादा टफ लगते थे, बट वो टफ होने जरूरी है ताकि जिसके पास सही नॉलेज है वही बंदा या बंदी उभर के आए एंड जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको अपनी वीकनेसेस पता चले एंड नेक्स्ट ग्रांड टेस्ट में इंप्रूव करके वो भी उभरने का ट्राई करे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरो के ग्रांड टेस्ट दो, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी फ्री जीटी आते रहते हैं, बट मेरा ये प्रिंसिपल रहता था कि मैं हर मंथली एक ग्रांड टेस्ट देता था मोस्टली स्टार्टिंग के 6-8 महीनों में एंड उस मंथ मैरो में भी मोस्टली एक ग्रांड टेस्ट लाइव होता ही होता था। सो मुझे जिस मंथ ग्रांड टेस्ट देना है उस मंथ अगर मैरो में ग्रांड टेस्ट लाइव हो रहा होता था तो मैं मैरो के ग्रांड टेस्ट को ही प्रीफर करता था। उसके बाद उसी मंथ अगर फिर से मुझे ग्रांड टेस्ट देने की इच्छा होती थी तो फिर मैं किसी और प्लेटफॉर्म का अगर ग्रांड टेस्ट मुझे मिल रहा होता था तो वो भी दे देता था। अभी ये नीट पीजी एंड इनिसेट के लिए भी मैरो में स्पेशली क्यूरेटेड नेशनल मॉक टेस्ट लाइव होंगे जो आपको देने ही देने हैं, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, रिवीजन हुआ हो ना हुआ हो, आपने चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से या बुक से प्रिपरेशन की हो, ये जो मैरो के नेशनल मॉक टेस्ट है वो आपको मिस नहीं करने हैं। 4-5 दिन के लिए लाइव रहते हैं, किसी भी दिन आपको अपना टाइम सुइटेबल लगे 3 घंटे निकाल के बैठो एंड वो नेशनल मॉक टेस्ट दे दो। अब सपोज आपने ग्रांड टेस्ट दे दिया, उसके बाद पढ़ाई करना भी सीरियसली स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर हमारा रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है या इवन पहले से भी डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन। अब देखो ग्रांड टेस्ट में रैंक्स इंप्रूव ना होने के सिर्फ एंड सिर्फ 2 रीजंस होते हैं। पहला, या तो आपकी प्रिपरेशन एंड नॉलेज कम है एंड दूसरा, या फिर वो ग्रांड टेस्ट देते टाइम पे आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हो, नॉलेज के बारे में नहीं बट ऐसे बहुत सारे फिजिकल, मेंटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को बाहर आने से रोकते हैं एंड जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। एंड आई एम श्योर आपके केस में दोनों के दोनों चीजें डेफिशिएंट होगी एंड उसको इंप्रूव करने के लिए ग्रांड टेस्ट को जस्ट दे के साइड में नहीं रख देना है भैया। ग्रांड टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया उसका एनालिसिस करना, एंड जब तक आप वो एनालिसिस ठीक से नहीं करोगे तब तक आपका नेक्स्ट ग्रांड टेस्ट में रिजल्ट इंप्रूव होने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको भैया टॉपर्स की लिस्ट देखनी है, डीमोटिवेशन के लिए नहीं बट मोटिवेशन के लिए। वो टॉपर्स के लिस्ट में कुछ बंदे ऐसे होंगे ही होंगे जो हर बार कंसिस्टेंटली हर एक ग्रांड टेस्ट में टॉप करते होंगे एंड उनको देख के भैया आपको अपने अंदर मोटिवेशन भरना है कि साला इसके जैसा लेवल मुझे भी अचीव करना है। टेस्ट चाहे कैसा भी हो, डिफिकल्टी कितनी भी हो, साला अपना भी हर एक टेस्ट में ऐसे टॉपर्स की लिस्ट में आगे रोलना पड़ना चाहिए। सब कॉन्शियसली ये चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है भैया। अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर से ऐसी चीजें बार बार करते हो तो एक दिन जरूर आएगा जब आप उससे भी आगे निकल जाओगे। मेरे केस में भैया रियल में हुआ है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से आपको बता पा रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे जो सब्जेक्ट की लिस्ट है उसको पूरा एक्सपांड करना है, हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना है, उसका करेक्शन रेशियो देखना है। साथ ही में लास्ट के जो 4 सब्जेक्ट्स है जो सबसे ज्यादा वीक है उनको थोड़ा बहुत एनालाइज करना है एंड उसके बारे में अपने दिमाग में रखना है कि यार ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे वीक रहे थे, तो जब भी आगे मेरे शेड्यूल में वो आएंगे
तब उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में आपने ये ग्रांड टेस्ट देने से पहले अभी रिसेंटली जो 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको देखो, उनमें तो भैया 95 से ज़्यादा परसेंटाइल होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपने सही से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अभी अभी ही पढ़े फिर भी आपका मार्क्स उसमें नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है या तो अच्छे से पढ़ी नहीं है। तो उसको एनालाइज करके देखो कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे या तो ऐसे ऐसे पढ़ने चाहिए थे फिर भी मैंने नहीं पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आएगा उसमें मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा, उसको अच्छे से पढ़ूंगा एंड ऐसे मिस्टेक्स नहीं करूंगा, ताकि नेक्स्ट ग्रांड टेस्ट के पहले जो 3-4 सब्जेक्ट में पढ़ूंगा उसमें तो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आए, ताकि रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। फिर चले जाओ अंदर एंड फिल्टर में जाके रॉन्ग क्वेश्चंस को फिल्टर कर दो। कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, क्यों हुई, आपने पढ़ा था फिर भी गलत कैसे हुआ, वो क्वेश्चन टिक करते टाइम पे आपने अपने दिमाग में क्या सोचा था एंड रियल में उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ो एंड उसी टाइम पे उसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हाई चांस है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एंड आगे कहीं ना कहीं पे वो ग्रांड टेस्ट में या तो रियल एग्जाम में रिपीट होगा। एंड अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन एटलीस्ट अभी आप उसको क्लियर करके दिमाग में बिठा लेते हो तो आगे जब भी वो टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। एंड सो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इंप्रूव होते होते आपका रैंक इंप्रूव होगा। उसके बाद आपको सही क्वेश्चंस भी देखने हैं। अब इतना सारा टाइम आपको नहीं मिलता है सपोज, तो आप रोज दिन के 1-1 घंटे करके भी एक वीक में एक पूरा ग्रांड टेस्ट का एनालिसिस एंड उसके जो भी आंसर्स है वो अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि यूजुअली मुश्किल होता है, पूरा का पूरा शेड्यूल अच्छे से टाइट होता है, उसमें एक पूरा का पूरा दिन बैठ के ग्रांड टेस्ट को एनालाइज करना। सो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एक हफ्ते में पूरा ग्रांड टेस्ट निपटा दो। टाइम होता है भैया आपके पास, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता है। एंड दूसरा उससे भी बड़ा फैक्टर है भैया, आपने ग्रांड टेस्ट देते टाइम पे आपके माइंड सेट से लेकर आपके इंटरनल सबकॉन्शियस सेल्फ डाउट्स, नेगेटिविटी, पुराने ग्रांड टेस्ट के बैड रिजल्ट्स की वजह से भरे पड़े फियर्स, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, कंटिन्यूअस मेंटल एंड फिजिकल फोकस फॉर 3 आवर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ सिंगल MCQ एंड 100 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करती है ग्रांड टेस्ट में आपके एक मार्क को। बट सैडली इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है, सिर्फ टॉपर्स ही ये सब चीज़ें करते हैं एंड उसकी वजह से उनका रैंक्स आता रहता है। मैं हर एक ग्रांड टेस्ट के बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स एंड छोटी छोटी मिस्टेक्स को एक लिस्ट में लिखता रहता था, अपने सारे के सारे सेल्फ डाउट्स, नेगेटिविटी एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को मैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ डिफेंड भी करता था एंड वो डिफेंडिंग थॉट्स को भी मैं लिखता रहता था एंड वो पूरे के पूरे लिस्ट को मैं नेक्स्ट ग्रांड टेस्ट के पहले पढ़ता था एंड दैट वाज द वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से एक भी बार मेरा रैंक कभी डिक्रीज नहीं हुआ। वो लिस्ट की PDF अगर आपको चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन स्मार्टेक्स डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे मेरे स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आपको 3 एक्सक्लूसिव PDFs कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, जो आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता पाएगा भैया, एंड जो लिटरली आपकी प्रिपरेशन को लाइफ टाइम के लिए चेंज कर देगी। प्रॉब्लम यह है ना कि आपको लग रहा है कि आप रियल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप भैया सिर्फ एंड सिर्फ डोंकी वर्क कर रहे हो। ग्रांड टेस्ट तो जस्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट है समंदर से बड़ी जर्नी का। ये एंट्रेंस आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह नहीं होती है, जहाँ पे रात दिन रट्टेबाजी करके आप रैंक ले आओगे। बिल्कुल सिस्टमिक प्लानिंग, विजन एंड एग्जीक्यूशन के साथ थ्रू आउट द ईयर, मंथ, वीक एंड हर एक दिन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भैया, एंड उसमें आपको हेल्प करेगा मेरा ऑल इन वन स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर MBBS स्टूडेंट्स, जिसमें नीट PG, नेक्स्ट या INI CET किसी भी एग्जाम को आप इवन नेशनल टॉप रैंक्स के साथ भी कैसे क्रैक कर सकते हो उसके बिल्कुल माइनर से माइनर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं खुद भी MBBS के फाइनल ईयर तक एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन बाद में बहुत सारे अनफॉलोड पाथवेज फॉलो करके बहुत ही कम टाइम में नेशनल टॉप रैंक्स तक पहुंचा था। एंड आप सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ रिलेट कर पाओगे तो ऐसे बंदे के साथ रिलेट कर पाओगे जो एक एवरेज स्टूडेंट था पहले, लेकिन फिर बाद में जाके टॉपर बना था, रादर देन कंटिन्यूअसली फर्स्ट ईयर से एक टॉपर था। हाँ, लेकिन ये तभी ज्वाइन करना जब आपकी टारगेटिंग एंट्रेंस एग्जाम को मोर देन 4 से 6 मंथ का टाइम बचा हो। लास्ट मिनट रेस्क्यू सर्वाइवल गाइडेंस के झूठे होप में नहीं देता हूँ भैया। पूरा प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है एंड साथ ही मैं हर महीने में वहाँ पे ग्रुप लाइव सेशन भी लेता हूँ, जिसमें आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड क्वेरीज को ऑन द गो सॉल्व करते जाते हैं। आप लाखों रुपये स्कूल एंड कोचिंग की फीस में इन्वेस्ट करते हो फिर भी फ्रूटलेस रह जाता है, जबकि इसमें किया गया बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है एंड आपके मल्टीपल ईयर्स को सेव कर सकता है। 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करके इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ जाना ना भूले। बार बार मेरे वीडियोस को देखने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।